गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल स्वस्थ व्यस्त मस्त और ज़बरदस्त होंगे। अपना और अपनों का ध्यान रखते हुए तैयारी कर रहे होंगे। दोस्त, हम लोग यूपी पुलिस के लिए टारगेट बैच लेके चल रहे हैं, जिसमें हम आपके प्रैक्टिस को मजबूत कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेशन 5वां हम लोग आज करने जा रहे हैं, और इसमें से इस उम्मीद के साथ कि आपके आने वाले एग्जाम में एक प्रश्न तय है आएगा। दोस्त, इस उम्मीद के साथ हम लोग सेशन शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले एक मात्र निवेदन, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों तक भी शेयर कर दें दोस्त, ठीक है। चलिए लेते हैं अपना पहला प्रश्न। क्या दोस्त? पहला प्रश्न है हमारा, वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? बताइए इसका सही जवाब। ऑप्शन ए है चिनाब, ऑप्शन बी है ब्यास, ऑप्शन सी है सतलज, ऑप्शन डी है रावी नदी। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए, अगर हम बात कर लेते किसकी, सबसे पहले हम रावी नदी की बात कर लेते हैं। रावी नदी कहाँ से निकलती है? कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे से निकलती है, जो कि भारत में है। रोहतांग दर्रे से निकलती है ये, ठीक है। रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है। अगर हम बात कर लेते हैं किसकी, हम अगर बात कर लें चिनाब नदी की तो मेरे दोस्त, चिनाब नदी जो है ये चंद्र एवं भागा नदी के संगम से बनी है, या इसको चंद्रभागा नदी इसको बोल सकते हैं आप। इसका उद्गम जो है ये हिमाचल प्रदेश का बारालाचा दर्रा से होता है। कहाँ से? बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से होता है। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, चंद्र और भागा दो नदी है, इनके संगम से चिनाब नदी बनती है। अब बात करें तो ब्यास नदी। ब्यास नदी जो है ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से इसका भी होता है। कहाँ से? रोहतांग दर्रे से ये भी निकलती है, ठीक है। जहां से यह दक्षिण पश्चिम को मुड़कर भारत पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण भी करती है, ब्यास नदी जो है। अब यहाँ जो सही ऑप्शन आपका है वो है सतलज नदी। मेरे दोस्त, सतलज नदी जो है ये दक्षिण पश्चिमी तिब्बत में समुद्र तल से करीब 4600 मीटर ऊंचा एक स्थान है, जिसको हम मानसरोवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मानसरोवर। मानसरोवर के निकट, मानसरोवर, या इसको कभी कोई राकसताल दे देता है। क्या? राकसताल। यहाँ से राकसताल से निकलती है। उत्तर भारत में बहने वाली यह एक सदा नीरा नदी है, और इस नदी की लंबाई पंजाब में बहने वाली 5 नदियों में सबसे अधिक है, ठीक है। हिमाचल के भाखड़ा में इस नदी का भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है। अगर आपसे पूछे कि भाई भाखड़ा नांगल बांध किस पर बनाया गया है, तो भाखड़ा नांगल बांध जो है ये सतलज नदी पर ही बनाया गया है, ठीक है। बांध के पीछे एक विशाल गोविंद सागर जलाशय भी बनाया गया है। तो ऑप्शन सी क्या बिल्कुल सही जवाब है। सतलज जो है ये तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर झील राकसताल झील के पास है, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं दोस्त। क्या है? उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ठीक है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, ये पूछा गया। ऑप्शन ए दिया गया है तारकेश्वरी सिन्हा, ऑप्शन बी सुचित्रा कृपलानी, ऑप्शन सी मायावती, ऑप्शन डी विजय लक्ष्मी पंडित। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त। देखिए, हम बात कर लेते हैं विजय लक्ष्मी पंडित के विषय में। तो आपको पता है यूएन में प्रथम भारतीय महिला राजदूत ये थी। प्रथम भारतीय महिला राजदूत थी। प्रथम भारतीय महिला राजदूत थी, ठीक है। मायावती की बात कर लेते हैं दोस्त। तो ये सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री रही, और यूपी की दूसरी महिला मुख्यमंत्री रही। दूसरी महिला मुख्यमंत्री रही मायावती जी। बात कर लेते हैं सुचेता कृपलानी की, तो इसमें सही जवाब आपका सुचेता कृपलानी ही होगा। सुचेता कृपलानी भारत, या ये कह लें कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। अगर भारत में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री की बात होगी तो भी सुचेता कृपलानी थी, और अगर उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री की बात होगी तो भी सुचेता कृपलानी होंगी। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज का डेसिबल स्तर क्या होगा? ऑप्शन ए लगभग 10 डेसिबल, ऑप्शन बी लगभग 20 डेसिबल, ऑप्शन सी लगभग 30 डेसिबल, ऑप्शन डी लगभग 5 डेसिबल। बताइए, पहली बात तो ये कि डेसिबल की बात कर लेते हैं दोस्त। डेसिबल जो है ध्वनि के स्तर की मापक इकाई है। क्या है? ध्वनि स्तर की मापक इकाई है। ध्वनि स्तर की क्या है? मापक
इकाई है। बात क्लियर है? ध्वनि स्तर की क्या है? मापक इकाई है। दो व्यक्तियों के बीच में अगर दो व्यक्ति वार्तालाप कर रहे हैं तो लगभग ये 30 डेसिबल जो है ध्वनि का स्तर होता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न लेते हैं। क्या भैया, ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी संघाई, ऑप्शन सी जोहानसबर्ग, ऑप्शन डी मॉस्को। इसको आप तैयार कर लीजिएगा ब्रिक्स को, अभी जो इसका सम्मेलन, हालांकि मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा लेकिन आप इसको तैयार कर लीजिएगा। ब्रिक्स जो है, अब जो ब्रिक्स बैंक था उसको न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के रूप में जाना जाता है ना। इसके जो सदस्य देश हैं वो जो वही आपके ब्राज़ील हो गए, रसिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया और साउथ अफ्रीका, ये इसके जो है इसमें ये है। ठीक है, और इसका एनडीबी जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो भैया एनडीबी का मुख्यालय जो है ये संघाई में है। बात क्लियर है? प्रत्येक देश का इस पर समान अंशधारिता है और समान मताधिकार है, किसी के पास वीटो पावर नहीं है। ठीक है, बात क्लियर है? अब देखिए थोड़ा सा करंट से रिलेटेड शो करते हैं। आपको पता है कि ब्रिक्स का विस्तार होना था। अभी इसकी जो बैठक हुई थी ब्रिक्स की, ये बैठक हुई थी आपके जोहान्सबर्ग में। कहाँ पे हुई थी? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में बैठक हुई थी। जोहान्सबर्ग में बैठक हुई थी और इस बैठक में जो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं रामाफोसा, कौन? रामाफोसा, इन्होंने ये घोषणा करी है कि अब इसमें 6 देश और सम्मिलित किए जाएंगे। और ये कब से सम्मिलित होते हैं? 1 जनवरी 2024 से। और अच्छा, ये आपसे हो सकता है, आपसे ये कहा जाए कि वो 6 देश कौन से थे जिनको इसमें शामिल होने के लिए जो है पूर्ण सदस्य बनाने के लिए फैसला लिया गया था। तो एक था आपका अर्जेंटीना, इनकी आपको राजधानी भी याद करनी पड़ेगी, अर्जेंटीना। उसके बाद आपका इजिप्ट, क्या नाम था इसका? अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ठीक है। आपका फिर और था ईरान और इसके बाद था आपका सऊदी अरब। मतलब ये था कि अगर ये सभी लोग सम्मिलित होते तो हमारी सदस्य संख्या कितनी हो जाती? भैया ब्रिक्स में अब हो गए 11 देश। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? अर्जेंटीना ने कर दिया खेला। अर्जेंटीना क्या? अमेरिका ने कर दिया खेला। इसने क्या किया? अर्जेंटीना में चुनाव करवाया और सरकार जिसने सहमति दी थी वो सरकार क्या हुई? बदल गई और वो सरकार निर्णय लिया कि साहब अब हम इसमें सम्मिलित नहीं होंगे। तो अभी क्या हुआ? ये जब निकल गए तो बचे कितने देश? 5 देश ही तो बचे भाई, 5 ही तो बचे अभी इसमें। अब देखिए सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात नहीं लिखा हमने, UAE ये नहीं लिखा दोस्त, 5 देश अभी बचे हैं। इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE, ये 5 देश अभी बचे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जो अभी ये आपका संगठन ब्रिक्स है, इसमें वर्तमान में कितने देश सम्मिलित हैं? तो वर्तमान में कितने देश हो गए भैया? 10 देश हो गए। कौन कौन से? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE। ठीक है, चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं। इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी है। जो अभी ब्रिक्स की बैठक हुई है वो जोहान्सबर्ग में हुई है। ठीक है, चलिए अगली बैठक जो होगी वो रसिया में होगी, रूस में होगी अगली बैठक। ठीक है, चलिए दोस्त, क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 जनवरी, ऑप्शन बी 24 जनवरी, ऑप्शन सी 5 जून, ऑप्शन डी 11 जुलाई। देखिए 12 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस। क्या? राष्ट्रीय युवा दिवस। अब यहीं पे अगर आप सीधे दे 12 अगस्त, तो भैया 12 अगस्त को मनाया जाता है आपका विश्व युवा दिवस। क्या? विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी की बात करें तो यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश दिवस, क्या? उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। और 24 जनवरी को ही बेटी बचाओ दिवस मनाते हैं। क्या? बेटी बचाओ दिवस भी मनाते हैं। अब यहाँ पे 11 जुलाई क्या मनाते हैं भैया? विश्व जनसंख्या दिवस। क्या? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो भाई इसमें 3 गलत हो गया, आपका ऑप्शन जो सी है ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। क्या भैया? चुनाव आचार संहिता के अनुसार चुनाव के समय किसका निषेध है? बताओ भैया। घृणाजनक भाषण तथा पुतला जलाना, प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग, निर्वाचन अधिकारियों का स्थानांतरण, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी।
बताइए। देखिए, चुनाव के दौरान किसी प्रकार के हिंसात्मक या उल्टी सीधी बयानबाजी को रोकने के लिए आचार संहिता बनाई जाती है ताकि चुनाव को सत्यनिष्ठा ईमानदारी पूर्वक जो है उसको पूरा कराया जा सके। इसे ही चुनाव आचार संहिता कहते हैं। निर्वाचन आयोग का कार्य राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना है। निर्वाचन आयोग जो है यह एक संवैधानिक संस्था है और इसका जो उपबंध किया गया है वो किया गया है भाग 15 324 से लेकर के 329 तक के उसमें जो है ये उपबंध किया गया है। आचार संहिता में भाई ये भी ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है और ऑप्शन इसमें जो संपूर्ण सही होगा वो डी होगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न लेते हैं। क्या भी है? भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 5 जनवरी 1962, ऑप्शन बी 14 जनवरी 1966, ऑप्शन बी 14 जनवरी 1965, ऑप्शन डी 25 जनवरी 1966। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 14 जनवरी 1965 को हुई थी। इसका पहला निजी कार्यालय जो है तंजौर था और इसका मुख्यालय, भारतीय खाद्य निगम का अगर आपसे मुख्यालय पूछा जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ पे दोस्त? इसका मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? चेन्नई तमिलनाडु में है। ठीक है, इसको फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964 के तहत जो है इसको स्थापित किया गया था। भारतीय खाद्य निगम भारत में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु यह खाद्यान्नों को क्रय करके गोदामों में भंडारित करता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न लेते हैं। जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई वह शहीद दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 23 मार्च, ऑप्शन सी 31 मार्च, ऑप्शन डी 1 मार्च। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जिस दिन फांसी दी गई वो तिथि थी आपकी 23 मार्च। कौन सी? 23 मार्च। और इसी दिन किस दिवस के रूप में मनाते हैं? शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। किस दिवस के रूप में? शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 9वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए भारतीय डाक दिवस 9 अक्टूबर, ऑप्शन बी राष्ट्रीय मतदाता दिवस 24 जनवरी, ऑप्शन सी है मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय युवा दिवस। हमने भी चर्चा की राष्ट्रीय युवा दिवस 22 जनवरी को ही मनाया जाता है, लेकिन हमसे यहाँ पूछा क्या है? सुमेलित नहीं है ना, ये पूछा जा रहा है। तो भैया मानवाधिकार दिवस आपका 10 दिसंबर है, भारतीय डाक दिवस 9 अक्टूबर है, लेकिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो 24 जनवरी दिया है भैया ये तो बेटी बचाओ दिवस या यूपी उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए। तो इस प्रश्न के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर जो है ये बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, बी जो है ये सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न लेते हैं। क्या भैया? भूरी क्रांति किसको बल देने पर केंद्रित है? चाय और कॉफी के उत्पादन में वृद्धि, कच्चे चमड़े के उत्पादन में वृद्धि, उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जवाब दीजिए दोस्त। देखिए इसकी बात कर लेते हैं अगर, तो भारतीय क्रांति जो आपका जो भूरी क्रांति है ये किस पर बल देती है दोस्त? तो भूरी क्रांति जो है इसका संबंध उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि से है। ठीक है, इसके उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि से है। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 11 नंबर प्रश्न लेते हैं। क्या भैया? बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? ऐसे प्रश्न आते हैं। ऑप्शन ए कुषाण काल, ऑप्शन बी गुप्त काल, ऑप्शन सी हर्षवर्धन काल, ऑप्शन डी मौर्य काल। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? बृहद सांची स्तूप का निर्माण किसने करा था? पहला तो यही प्रश्न है। तो सांची स्तूप का निर्माण जो है वो अशोक ने करवाया था। किसने? अशोक ने करवाया था। और इसका निर्माण हुआ कब था? तो ये करीब 300 BC में हुआ था। ठीक है, सांची का स्तूप है कहाँ पे? तो भैया ये है आपका जो भोपाल है वहीं पे। सांची का स्तूप कहाँ? भोपाल मध्य प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ पे है? भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार की इसकी आकृति है, अर्धवृत्त या कह सकते हैं कटोरे आकार की। अब हमसे पूछा क्या गया कि भाई ये किस काल की कृति है? तो अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का शासक था। तो भैया मौर्य काल की कृति। ऑप्शन डी क्या बिल्कुल सही जवाब, ऐसे आप भूलेंगे भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब 12 नंबर, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा?
देखिए भारत में अगर हम बात कर लें कि सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय झील जो है ये कहाँ स्थित है, तो भैया ये पहली बात तो ये झील है कौन सी, तो इस झील का नाम है, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय लवणीय झील है, तो सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय झील है कौन, तो इसका नाम भैया सांभर झील। क्या नाम है, इसका नाम है आपका सांभर झील। और ये सांभर झील है कहाँ पे, तो भैया ये सांभर झील जो है ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, ये भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय झील है। ऑप्शन सी क्या बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं दोस्त 13 नंबर। देखिए दोस्त, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप क्लास को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर लीजिए। ठीक है, भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब। बताइए। देखिए अगर हम एक चर्चा कर लेते हैं कि भाई किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो सबसे ज्यादा तो उत्तर प्रदेश में होता है, 1 नंबर पे ये आता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं किसके आता है, पंजाब आता है। कौन, पंजाब आता है। तीसरे नंबर पे आपका आता है मध्य प्रदेश। कौन आता है, मध्य प्रदेश। उसके बाद आपका राजस्थान आता है और उसके बाद आपका कौन आता है, बिहार आता है। तो इस क्रम में आप याद कर सकते हैं। मान लीजिए उत्तर प्रदेश ऑप्शन में नहीं देता है, पंजाब देता है तो पंजाब क्लिक करेंगे। फिलहाल सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, उत्तर प्रदेश करता है। ऑप्शन ए क्या है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त 14 नंबर। इनमें से कौन भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे? ऑप्शन ए वीवी गिरी, ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला, ऑप्शन डी है बीडी जत्ती। बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा दोस्त, कौन इनमें से कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे? आपको पता है, एक एक करके हम लोग चर्चा कर लेते हैं दोस्त, है ना। वीवी गिरी जो हैं ये आपके चौथे राष्ट्रपति थे। वीवी गिरी जो है ये आपके चौथे राष्ट्रपति थे। ठीक है, ये भी कह सकते हैं कि भाई चौथे राष्ट्रपति थे कब से कब तक, ये करीब 67 से लेके 69 तक थे चौथे राष्ट्रपति। लेकिन ये जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे हैं वीवी गिरी। ठीक है, और यहीं पे बात कर लेते हैं भाई जाकिर हुसैन तो सीधे राष्ट्रपति थे। ठीक है, माफ करिएगा, वो जो है इसमें कार्यवाहक राष्ट्रपति पूछ रहा है, तो भाई इसमें पूछ रहा कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे ये पूछ रहा है। भाई इसमें न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला भी जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति थे और आपके बीडी जत्ती भी कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, लेकिन जाकिर हुसैन जो थे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर। क्या भैया, नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर होता है? निकिल पर, निकेल इसको बोलते हैं, निकेल पर, चांदी पर, सोना पर या तांबा पर? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। नाइट्रिक अम्ल, पहली बात तो इसका फार्मूला आप जान लीजिए क्या होता है। तो नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला होता है HNO3, HNO3। ठीक है, ये जो है सोना जो धातु है, सोना कैसी धातु है, आघात वर्धनीय धातु है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो नाइट्रिक अम्ल है यह निकिल से भी जो है वो करता है, क्रिया करता है। यह चांदी से भी क्रिया करता है, चांदी का Ag होता है, और यह जो है तांबे से भी क्रिया करता है, कापर से। ठीक है, तो इसका सही जवाब सोना हो जाएगा। सोना का अगर चिन्ह AU होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर। क्या भैया, भारत के किस तटवर्ती शहर में सबसे लंबा समुद्री पुल अवस्थित है? ऑप्शन ए रामेश्वरम, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी विशाखापत्तनम। बताइए सबसे बड़ा समुद्री या कैसे सबसे लंबा समुद्री जो से पुल है वो कहाँ है? तो भैया ये सबसे बड़ा जो समुद्री पुल है ये कह सकते हैं कि बांद्रा वर्ली, या इसको राजीव गांधी सी लिंक जो है इसको कह सकते हैं। और यह पुल अरब सागर के एक हिस्से में बांद्रा को जोड़ता है। इसकी कुल संख्या करीब 5600 मीटर है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी। अब बाकी अगर ये बात कर लें कि भाई कौन सा सेतु सबसे बड़ा है, तो महात्मा गांधी सेतु बिहार की राजधानी पटना जो है हाजीपुर में स्थित है, ये सबसे बड़ा है। तो इसका जवाब आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त 17 नंबर। क्या भैया, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए फैजाबाद, ऑप्शन सी बी शिमला, ऑप्शन सी है आपका सिमोगा,
ऑप्शन डी है आपका लखनऊ। बताइए केंद्रीय आलू संस्थान जो है ये कहाँ स्थित है? तो भैया केंद्रीय आलू संस्थान जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, पहले तो ये बता दीजिए। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1945 में हुई थी। अब ये बताइए कि भाई इसकी स्थापना हुई कहाँ थी? तो भैया इसकी स्थापना जो है वो हुई थी शिमला में। कहाँ पे? शिमला में हुई है। भारत में आलू अनुसंधान औपचारिक रूप से इंपीरियल कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के तहत शिमला कुफरी में स्थित है। ये भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 18 नंबर क्या भैया? पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है? पानी की आनुपातिक परिवर्तन के कारण। ऑप्शन बी है पकते समय तापमान में परिवर्तन के कारण। ऑप्शन सी है क्लोरोप्लास्ट से के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? पकते ही जो हरा टमाटर होता है वो लाल क्यों हो जाता है? तो मेरे दोस्त पानी की ऐसा तो है नहीं, परिवर्तन से हो जाएगा। पकते समय तापमान का वो तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट है हरा, वो जब क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है तो ये टमाटर ये माना जाता है वो पका हुआ है। क्रोमोप्लास्ट विशेष रंग के लिए जिम्मेदार होते हैं और क्रोमोप्लास्ट जो है फल फूल जड़ों आदि में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्त, ऑप्शन सी क्या बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्या दोस्त? यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व तो क्या होगा? बढ़ जाता है, वही रहता है, पहले से कम होता है, फिर बढ़ जाता है, कम हो जाता है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? देखिए दूध से क्रीम को अलग अगर कर लिया जाए तो बढ़ेगा घटेगा, ये पूछा जा रहा है। सबसे पहली बात यह है कि दूध से क्रीम अलग करने के लिए किस बल का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो भैया ये कौन सा बल है? अपकेंद्रीय बल। कौन सा? अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल का उपयोग जो है किया जाता है दूध से क्रीम को अलग करने के लिए। तो अब बताइए जब दूध से क्रीम अलग किया जाएगा तो दूध का घनत्व तो क्या होगा? तो भैया जाहिर सी बात है अगर क्रीम अलग कर लेंगे दूध का घनत्व तो क्या होगा? बढ़ जाएगा। बात क्लियर है? ऑप्शन ए क्या है बिल्कुल सही जवाब है दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए एसिटिलीन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी ईथेन। बताइए कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? भैया कच्चे फलों को पकाने के लिए जो है वो ईथेन का प्रयोग करते हैं। कैल्शियम कार्बाइड भी कुछ देशों में फलों को पकाने के लिए प्रयोग की जाती है। यह प्राकृतिक पकने के एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है, तो भैया आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है बिल्कुल सही जवाब है। तो मेरे दोस्त आज की क्लास यहीं तक। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, ऐसी मुझे आपसे उम्मीद है। चलिए दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।